Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. When you see this video, welcome you in my YouTube channel C and D classes. Friends, I am Rajesh Kumar and I have taken the book Environmental Education and Disaster Management. Friends, I have selected from this book the one chapter that is the introduction, and from introduction we have selected the topic environmental balance. So friends, before starting environmental balance, I want to suggest you which kinds of matter I have taught you. That is very simple. I want to discuss about it. So friends, हमने जो पढ़ा था यहाँ, जो टॉपिक पारिस्थितिकी पारतंत्र के जो प्रकार था, उसमें कुल इसके 3 हेडिंग के तहत हमने अध्ययन किया था: स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, आकाशीय पारितंत्र। और फ्रेंड्स, इन तीनों हेडिंग का हमने एक अच्छी तरीके से इसका बहुत बखूबी अध्ययन किया था। इसके बाद से जो हमारा था अलग सा हेडिंग पर्यावरण का अध्ययन। तो पर्यावरण के अध्ययन में फ्रेंड्स हमने जो पढ़ा था, पृथ्वी था, जल था, हवा था, ऊर्जा था, स्थान था। अब यहाँ इनके पढ़ने के बाद जो हमारा टॉपिक जो आज मुझे पढ़ना है, फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है पर्यावरणीय संतुलन। तो पर्यावरणीय संतुलन की जो अंग्रेजी होता है इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है। तो प्रकृति में जितने भी हमारे अवयव होते हैं, तत्व होते हैं, उनका किस तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य होता है और किस तरीके से इनका संतुलन एक दूसरे के साथ बनता है, तो कैसे होता है, इसी चीज़ पे हमको डिस्कशन करना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं। पहले बताने का प्रयास किया जा रहा है, पर्यावरण में अनेक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। जितने भी यहाँ पे तत्व हैं, सब एक दूसरा अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं। बता रहा है इसमें, इनमें से कोई भी पदार्थ एक ही स्थान पर एकत्र हो जाने पर किसी न किसी रूप में पर्यावरण को हानि पहुंचाता। कोई भी एलिमेंट अगर इस वातावरण में है, अगर वह एक स्थान पर है, तो निश्चित रूप में वह प्रकृति का ऐसा नियम है कि वो दूसरे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को वो हानि पहुंचाता है। और ये जो हानि पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, एक स्थान पर रह करते हैं, तो उसी को हम प्रदूषणकारी पदार्थ कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रकृति की ऐसी बखूबी कह सकते हैं कि स्वयं ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें प्रत्येक ऐसे हानिकारक पदार्थ स्वतः ही विलुप्त होते हैं और रूपांतरित होते रहते हैं। और जो इस तरीके से क्रम चलता रहता है, यही हमारा पर्यावरणीय संतुलन का चक्र कहलाता है। तो इस पर्यावरणीय संतुलन का जो चक्र बनाते हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिस पर हमें डिस्कशन करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, फिर दूसरा हमारा ऑक्सीजन है, तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा कैल्शियम है, उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा सल्फर साइकिल है, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे फास्फोरस साइकिल है, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और ये हाइड्रोजन साइकिल है। तो फ्रेंड्स, इन सारे अलग अलग साइकिल का हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बुक उठा करके पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से पर्यावरणीय संतुलन को हमको जानना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। तो पर्यावरण में जितने सारे तत्व हैं, उसको एक दूसरे के साथ परिवर्तित करके किस तरीके से अपने सामंजस्य को बनाते हैं, तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर एक नए टॉपिक के साथ, जो यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाय फ्रेंड्स, तो इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे हाइड्रोलॉजिकल जो यहाँ साइकिल, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। बताने का प्रयास इसमें ये किया जा रहा है, सूर्य, तालाब, गड्ढे, झील आदि के पानी का वाष्पीकरण तथा वृक्ष से वाष्पोत्सर्जन होता रहा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रक्रिया के द्वारा बादल का निर्माण होता है और पानी पुनः क्या होता है, बारिश के रूप में नीचे आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारा शायद अगर फिगर कंफर्म हो पा रहा होगा तो ये समुद्र कह सकते हैं। यहाँ पर ये झील है लिखा है, और यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हैं सूरज है। सूर्य की गर्मी के कारण जब इसमें गर्मी पड़ती है तो यहाँ से वाष्प ऊपर बन करके यहाँ से निकलता है। जो वाष्पीकरण होता है तो ये ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने पे यहाँ पे एक संघनन की क्रिया होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जब संघनन की क्रिया होती है तो संघनन की क्रिया के माध्यम से जो बादल वहाँ पर होते हैं, वो छोटे छोटे बूंदों में पानी के रूप में बदलते हैं और वर्षा के रूप में आता है। तो इस तरीके से यह पानी सर्वत्र भूमंडल पर क्या करता है, बारिश के रूप में होता है, और वहाँ से जो बारिश के रूप में क्या करता है, यहाँ पर नीचे आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे समुद्र का पानी देख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ी वाले जो क्षेत्रों में जो झील पाए जाते हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रक्रिया इसका ये हो गया। इसी मतलब
जो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल के रूप में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं एक वृक्ष है। वृक्ष भी अपने क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, भोजन बनाता है। जब यहाँ से ऊपर जाता है नीचे से क्या करता है, तमाम सारे तत्वों को जैसे कह सकते हैं खनिज लवण को लेता है और सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, भोजन बनाता है। तो पानी का चक्र फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ ऊपर वाष्पीकरण के रूप में यहाँ से आता है, फिर बादल के रूप में यहाँ बन करके आता है। तो यहाँ पे संघनन की क्रिया होती है। जब संघनन की क्रिया होती है तो पानी पुनः आता है और पानी पुनः धरातलीय रिसाव के कारण बह करके नदियों के द्वारा, तालाब के द्वारा बह करके क्या कहता है, समुद्र में आता है। तो पानी का इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, रिसाइकलिंग होता रहता है और एक दूसरे के साथ इस तरीके से यहाँ पर सामंजस्य बनाए रहते हैं। अर्थात यहाँ का पानी यहाँ पे जाता है, यहाँ ऐसे आता है, यहाँ पे ऐसे होता है और ऐसे गिर करके यहाँ पे पुनः पृथ्वी पे आता है और पुनः यहाँ से ऐसे करके चक्र इसका चलता रहता है। तो ये पानी का प्रक्रम एकदम चलता रहता है। कभी ये ठोस के रूप में होता है, कभी जलीय रूप में होता है, कभी वाष्प के रूप में होता है। तो यहाँ पे जल के रूप में होता है, आसमान में वाष्प के रूप में होता है और यहाँ पे जब होता है पुनः पानी के रूप में वापस। इस तरीके से हाइड्रोलॉजिकल जो कहते हैं जलीय चक्र इस तरीके से होता रहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं अगले वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक पे देख रहे होंगे नया जो हमारा है यहाँ पे कार्बन साइकिल में बता रहा है फ्रेंड्स, लिखा है पौधे वायुमंडल से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है और जब ये मरते तो इनका अपघटन होता है और फिर ये जलाया जाता है और जब जलता है तो इसमें CO2 प्राप्त होता है और वायुमंडल में मिल जाती है। तो ये रिटर्न रूप में देखा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है ये इसका जो चक्र के रूप में यहाँ पे वायुमंडल है। वायुमंडल से देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, हम CO2 को देख रहे हैं। तो CO2 यहाँ से क्या होता है, वायुमंडल से जो पौधे होते हैं ये लेते हैं। अब पौधे से जो CO2 पुनः जब एक क्रिया करते हैं सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है सूर्य की उपस्थिति में, तो हमारा क्या करते हैं, CO2 लेकर के हमको क्या करते हैं, O2 प्रदान करते हैं। जब O2 जो आता है तो जीवधारियों के लिए, जितने भी जीव जंतु होते हैं, सांस के माध्यम से शोषण की प्रक्रिया के रूप में क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं और पुनः यह मानव प्राणी उसको क्या करता है, यहाँ पर शोषण के रूप में लेता है और ऑक्सीजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालता है और पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। तो इसका एक चक्र चला। पुनः फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं इसी वायुमंडल से फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं एक और प्रक्रिया हैपनिंग होती है। इसी वायुमंडल से जो देख रहे हैं यहाँ पर एक जो वायुमंडल से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये पौधे एक बार जब क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, अर्थात जब ये मरते हैं तो इनका अपघटन होता है, अर्थात इनको काट दिया जाता है, कभी गिर जाते हैं, कभी पड़े रहते हैं। तो पृथ्वी जब पड़ते हैं तो इनका लंबे समय तक जब पड़े रहते हैं तो अपघटन होते हैं, अर्थात ये सड़ते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जब ये सड़ते हैं, कभी सड़ जाते हैं, कभी बचते हैं। जो बचते हैं तो इसको क्या किया जाता है, कभी आग पकड़ लेती है तो जल जाता है। तो जलने की प्रक्रिया में भी यहाँ जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जो वायुमंडल से लेता है। जब यहाँ जलता है तो प्रज्वलन की क्रिया में यहाँ पे क्या होता है, CO2 गैस यहाँ बनता है और पुनः हमारा वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल से जो हमारा जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है, O2 में परिवर्तित होता है, O2 से परिवर्तित होकर पुनः क्या करता है, CO2 में बदल जाता है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है और ये दोनों के लिए लाभदायक होता है। यहाँ पे क्या होता है, CO2 ग्रहण किया जाता है, O2 बनता है और पुनः यहाँ पे इसको वायुमंडल में O2 की जरूरत होती है जो पौधे के लिए बनता है। तो ये भी कहीं न कहीं जरूरी होता है, एक दूसरे के मतलब संपर्क में रह करके दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना करके यहाँ पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत जरूरी है हमारे इस पर्यावरण को जीवित रहने के लिए जो CO2 की जरूरत है और जीवधारियों को जीने के लिए O2 की जरूरत होती है। तो इस तरीके से दोनों का क्रम क्या करता है, चलता रहता है। तो हम ये समझ सकते हैं वायुमंडल में भी CO2 का होना जरूरी है, लेकिन आज मानव अपने सुख के कार्य इसके सारे चीजों को उपभोग करते हुए CO2 की मात्रा बढ़ा दिया और O2 को घटा दिया है। यह संतुलन हमारा डिसबैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में एक दूसरे हम साइकिल की बात करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। O2 अर्थात ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का भी एक दूसरे के स्थान पे सामंजस्य बनता रहता है। ऑक्सीजन भी एक स्थान पे यथावत बना रहेगा तभी भी प्रकृति का बैलेंस सही नहीं रहेगा। बताने का प्रयास कर रहा है, ऑक्सीजन साइकिल है जो उसमें जीव जंतु वायुमंडल से O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं और CO2 को पौधे ग्रहण करते हैं और पुनः O2 को निकालते हैं। इस प्रकार O2 का संतुलन बना रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपली सी चीज़ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये वायुमंडल है। वायुमंडल है जो हमारा प्रत्येक प्रकार की गैस उसमें व्याप्त है। शोषण, यहाँ पे शोषण की प्रक्रिया होता है और शोषण की प्रक्रिया जो होता है जितने भी जीवधारी होते हैं करते हैं, जिसमें जीव जंतु होते हैं। तो निश्चित रूप में इसमें क्या करेंगे, O2 लेते हैं।
अब इसके ऊपर हमने देखा था जो CO2 लिया था, और यहाँ पे हम क्या करते हैं O2 लेते हैं। O2 जब लेता है मानव जीवित रहने के लिए, तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, ये जब प्रक्रिया करता है, श्वसन की क्रिया करता है, तो इस इसको क्या करता है CO2 निकालता है, और उस CO2 को पौधे क्या करते हैं पुनः ग्रहण करके ये अपना भोजन बनाते हैं। वायुमंडल से जीवित रहने के लिए मानव O2 लेता है, और जब O2 को ग्रहण करता है तो ये CO2 निकालता है। जब CO2 निकालता है तो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और इस प्रक्रिया में पुनः जब ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ से O2 निकलता है, और जो सीधे वहाँ पे वायुमंडल के लिए चला जाता है। तो इस तरीके से ये भी देख रहे हैं कहीं न कहीं संतुलन बना है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो जितने भी जीवधारी लेते हैं तो उसको CO2 देते हैं, और इस प्रकार से प्रक्रिया देख रहे हैं जो हमारा बन करके आ रहा है सिंपल और साधारण तरीके से, वो हमारा ये है जो O2 लेते हैं और CO2 देते हैं। तो इस तरीके से O2 जीवधारी के लिए हो गया और CO2 पौधों के लिए हो गया। तो इस तरीके से दोनों का सामंजस्य यहाँ पर एक दूसरे के साथ चलता रहता है। CO2 मानव के लिए जरूरी है, और O2 मानव के लिए जरूरी है और CO2 पौधों के लिए जरूरी है। इस तरीके से वायुमंडल में इनका सामंजस्य बना रहता है, और इस तरीके से मानव प्राणी अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो साइकिल, सीधे हम इसको साइकिल की इसका चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है, और यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, N2 अर्थात नाइट्रोजन क्या करते हैं लेते हैं, और नाइट्रोजन को पुनः ये क्या करते हैं जो पौधे होते हैं ये ग्रहण करते हैं एनिमल, और एनिमल यही एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होता है एनिमल से, और जो एनिमल यहाँ पे डेड होते हैं तो डेड होने के बाद किसमें अमोनियम में बदलते हैं, और ये अमोनियम का जब क्या होता है नाइट्रीकरण होता है, तो उस नाइट्रीकरण के प्रक्रिया में यही अमोनियम हमारे किसमें बनता है नाइट्रेट में, और नाइट्रेट यहाँ पे क्या करता है पुनः हमारा किस में बदल जाता है, डिकम्पोज जब होता है तब यहाँ पे क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इसका एक साइकिल यहाँ पे चला, पुनः एक दूसरे साइकिल के रूप में देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में हमारा जो नाइट्रोजन है वो हमारे किसके लिए पौधों के लिए आता है, और पौधे यहाँ पे आते हैं तो क्या होते हैं ये डेड होते हैं, अर्थात इनको काट दिया जाता है, फिर गिरते हैं ये होते हैं, तो फिर इनका किसमें बदलते हैं अमोनियम में। अमोनियम में जब आता है तो यहाँ पे इसका क्या होता है नाइट्रीकरण होता है। ये जीवाणु जो पाए जाते हैं नाइट्रीकरण के रूप में, तो इनको नाइट्रीकरण की प्रक्रिया करके यहाँ पे क्या करते हैं नाइट्रेट में, और डिकम्पोजिशन के माध्यम से यहाँ पे बदल जाते हैं। जैसे आप एक नाम सुने होंगे, एक पौधा जो दाल के रूप में यूज़ किया जाता है मसूर। मसूर में नाइट्रोजन की मात्रा देने के लिए वहाँ पे जो हमारे एक राइजोबियम एक क्या कहते हैं कीट होते हैं जो मसूर के जड़ में पाए जाते हैं, और वो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन की मात्रा अवशोषित करके उसको नाइट्रोजन की मात्रा वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। इसलिए फ्रेंड्स जब भी हम मसूर की खेती करते हैं तो वहाँ पे हमें अलग से यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती, स्वतः प्रकृति से ही क्या कहते हैं जो राइजोबियम होते हैं ग्रहण कर लेते हैं और सीधे नाइट्रोजन की मात्रा वहाँ पे उपलब्ध। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम कीट भी इस तरीके से सहायता करते हैं कि सामंजस्य को बनाने में, और पुनः वहाँ एटमॉस्फेयर में वो मिल जाता है। फिर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हाय फ्रेंड्स, अब एक दूसरे चक्र की बात करते हैं जो यहाँ पे बात करता है कैल्शियम चक्र। कैल्शियम का भी चक्र होता है, कैल्शियम भी एक जगह यथावत नहीं बना रहता है। फ्रेंड्स इसको पहले हम रिटेन रूप में पढ़ने का प्रयास करते। लिखा है सर्वप्रथम पृथ्वी पर उपस्थित पत्थर का अपक्षय होता है और वह कैल्शियम के चूर्ण के रूप में परिवर्तित होता है जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखें पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां फलों के खाने के बाद जीव जंतु में चले जाते हैं तथा जब भूगर्भ में उथल पुथल की प्रक्रिया होती है तो पुनः ये जो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से कैल्शियम का भी पर्यावरण में संतुलन इसी तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं बाय फिगर समझने का प्रयास करते हैं। ये देख रहे हैं चट्टान, आप देखे होंगे चट्टान जो पहाड़ी पर्वतों पर पाए जाते हैं, इसमें तमाम तरह से क्या कहते हैं तत्व मिले होते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका जो रूपांतरण होता है तो पृथ्वी भूगर्भ में उथल पुथल सॉरी यहाँ पे जस्ट मिस्टेक किया। फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं ये इधर आता है, ये अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय क्या होता है, इस पर रगड़ खा करके फिर जैसे धूप का फिर हवा का गर्मी का बरसात का जब उस पर पड़ता है तो इसमें कैल्शियम में बदल जाता है। यही चट्टान कैल्शियम में बदलता है और इसमें कैल्शियम वाली मिट्टी बनती है और यही इस मिट्टी में हम क्या करते हैं पौधों को उगाते हैं। तो इन्हीं कैल्शियम तत्वों को लेकर के पौधे क्या करते हैं फलते फूलते हैं और ये बड़े होते हैं। जब इन पौधों के माध्यम से पौधे जो होते हैं उनको कौन खाते हैं
हैं? जीव जंतु खाते हैं। अब जीव जंतु जब खाएंगे तो निश्चित रूप में ये जब मरते हैं तो मरने के बाद इनको हम पृथ्वी में दफन करते हैं, और जब पृथ्वी में दफन होते हैं लंबे समय तक प्रक्रिया जब ये चलती है तो भूगर्भिक उथल पुथल होता है, और भूगर्भिक उथल पुथल होने के कारण पुनः जो ये पौधे होते हैं किसमें, एक लंबे अंतराल के बाद किसमें, तो पुनः चट्टान में बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वेरी सिंपल है, समझ लेना कि जो ये साइकिल चलता रहता है कैल्शियम का, वो हमेशा एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होकर के भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। कभी ये चट्टान के रूप में होता है, अपक्षय के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में हम पौधों को उगा लेते हैं, और जब पौधे उगते हैं तो निश्चित रूप से उसको जीव जंतु खाएंगे, और जीव जंतु खाएंगे तो एक इनका लिमिटेशन आएगा, मरेंगे, और जब मरते हैं तो इनमें क्या होता है, एक लंबे समय तक जब पड़े रहते हैं तो यही जो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण जब होता है तो कैसे में चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं पुनः जहाँ से चला था वैसे पुनः, और पुनः जहाँ से चला था पुनः, ऐसे ये चलता, इस तरीके से इनका भी चक्र चलता रहता है, और जिस तरह से पूरी प्रकृति एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके अपने। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं एक दूसरे हम साइकिल को लेते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सल्फर चक्र लिखा है जिसकी अंग्रेजी सल्फर साइकिल बता रहा है। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर को पेड़ पौधे लेते हैं, जिसके बाद जीव जंतु लेते हैं, और कर पुनः जब भौगोलिक उथल पुथल होता है तो ये जीवाश्म में बदल जाते हैं, जिनसे जलने से सल्फर उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार की इसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। फ्रेंड्स हमने इसको पढ़ा, अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पे हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में सल्फर हमारा विद्यमान है, आज के समय में सल्फर यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो सल्फर होता है यहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो पौधे ग्रहण करते हैं तो ये पलते हैं, बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं, तो इसका जितने भी जो जीव जंतु होते हैं उसका सेवन करते हैं। सेवन करके उसको क्या करते हैं, निश्चित रूप में सेवन करेंगे, ये भी पलेंगे बढ़ेंगे, और ये एक ऐसा मोमेंट आएगा ये जीव जंतु भी यहाँ का क्या करते हैं, मरते हैं। और जब मरते हैं तो निश्चित रूप में इनको दफन किया जाता है। तो ये पृथ्वी के अंदर जब दफन किए जाते हैं तो इनके जब पृथ्वी के अंदर भौगोलिक उथल पुथल होता है, जैसे कभी भूकंप के रूप में, कभी ज्वालामुखी के रूप में, नाना प्रकार के मतलब ऐसे जो भौगर्भिक जो हलचल होता है, तो वो जितने भी जीव होते हैं लंबे समय के बाद होते हैं तो जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं, और वो जल करके पुनः जब जलते हैं, जैसे मान लिया आज के टाइम में जितने हमारे जो ईंधन पेट्रोल के रूप में, फिर तमाम तरह से सल्फर के रूप में जो SO2 के रूप में बनते हैं, वो सब पाए जाते हैं ईंधन में, तो जलते हैं, तो जब ये जलते हैं तो पुनः क्या कहते हैं, वायुमंडल पे एक प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। दूसरी प्रक्रिया यहीं पे होता है क्या, जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो हमारा सल्फर होता है पौधे लेते हैं, और उस पौधे को सीधे क्या करते हैं, कभी तो जीव जंतु के बाद जब ये भौगोलिक उथल पुथल होता है, और कभी जब भौगोलिक उथल पुथल होता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी क्या करते हैं, उसमें दब जाते हैं, इनका भी नष्टीकरण हो जाता है, और पुनः ये जो पौधे लंबे समय तक होते हैं तो ये जीवाश्म के रूप में बदल जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आज के टाइम में जो सबसे बड़ी, जैसे आप नाम सुने होंगे काला सोना, जिसे हम क्या कहते हैं, कोयला, तो कोयला इन्हीं मतलब पेड़ पौधों की वजह से क्या करता है, ये बनता है, जो जीवाश्म ईंधन के रूप में होता है, और पुनः जब इसको जलाते हैं तो पुनः यहाँ पे जो होता है कुछ CO2 की मात्रा, कुछ SO2 के मात्रा में जाकर के वायुमंडल में पुनः मिल जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड सल्फर का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये भी एक जगह यथावत नहीं होता है, इसका भी अवस्था परिवर्तित होती रहता है, और ये जब परिवर्तित होता है तो प्रकृति हमारी क्या रहती है, बैलेंस रहती है, जितने भी इसके पर्यावरणीय संतुलन है वो बने रहते। हाँ फ्रेंड्स, सीधे टॉपिक पे आते हैं। ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है फास्फोरस चक्र। इस फास्फोरस चक्र में जो हम देखते हैं, जो चट्टान के रूप में हमारा फास्फोरस पाया जाता है, इसका अपक्षय की क्रिया होती है, अर्थात जब धूप, हवा और बरसात जब होता है तो कोई भी चट्टान क्या होता है, उसका अपक्षय की क्रिया होती है, अर्थात उसमें अपर्दन की, अपक्षय के माध्यम से अपर्दन की प्रक्रिया होकर के किस में हो जाती है, मिट्टी के में मिलती है, और मिट्टी जो हमारा होता है उसमें हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को उगाते हैं, और पेड़ पौधे का जो भोजन होता है जीव अपने उपभोग में करते हैं, और जब ये मरते हैं तो एक इनसे क्या होता है, इनको जब लंबे समय तक पृथ्वी पड़े होते हैं तो मृत जीवों से क्या होता है, ये नदियों में बहते हैं, और नदियों से जब प्रवाहित होते हैं तो क्या कहते हैं, समुद्र में जमा होते हैं, और जब समुद्र में जमा होते हैं तो मित्रों वहाँ पे उथल पुथल की जब प्रक्रिया होती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, पुनः चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये फास्फोरस भी एक जगह रुकने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रकृति का बैलेंस बनाने में भी इसका भी चक्रण चलता रहता है। हाँ फ्रेंड्स, तो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा H जो सिंबल है, हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन जो होता है फ्रेंड्स वो पृथ्वी पर क्या होता है, ऑक्सीजन के जल के रूप में हम वो पाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो हाइड्रोजन जो
जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना होता है। जो स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे H2O, जिसे सिंपल जल के रूप में देखा जा रहा है। तो ये जो जल होता है फ्रेंड्स, जल का यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो आपको पता है कि यह पौधों में होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पुनः ये क्या होता है, जब वो करते हैं तो ग्लूकोज में, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, अर्थात यहाँ पे जल विखंडित हो गया किसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, सॉरी हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में। जब ये टूटते हैं तो फ्रेंड्स एक नए ग्लूकोज को बनाते हैं, जिसका यहाँ पे देख रहे होंगे जब ग्लूकोज के रूप परिवर्तन C6H12O6 जो ग्लूकोज का होता है। और यह ग्लूकोज जब होता है यहाँ पे शोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो पुनः यह क्या कहता है, ऑक्सीजन के रूप में जल के रूप में यहाँ परिवर्तित हो जाता है। इसका एक चक्र पूरा होता है। पुनः यही जो हम होता है हाइड्रोजन का जो बहुत बड़ी भूमिका होती है। और पुनः यहाँ पे क्या होता है, जो जल होता है जो H2O है, वो H2O क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधों के माध्यम से होता है। और पुनः जब यहाँ पे क्या होता है, जब इसका जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ होता है। और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, शोषण के रूप में यहाँ जो जीव जंतु लेते हैं। पुनः यह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः जो पौधे लेते हैं तो पुनः कुछ में बनता है O2 में। तो इसका भी एक चक्र चलता है। और एक जो मेजर क्लास का जो चलता है चक्र ये कुछ ऐसे होता है। और इसका पुनः जो एक चक्र चलता है, देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, जो यहाँ से जब पेड़ पौधों से यहाँ जब लेते हैं तो O2 मिलता है तो ऐसे चलता है। और ऑक्सीजन से शोषण होता है, शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एक चक्र इसका अलग चलता रहता है। और पुनः जो इसका मेजर जो चक्र है यहाँ पर ये चलता रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इतने जो हमारे 8 प्रकार के हमारा जो साइकिल यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, ये प्रकृति को संतुलित करने के लिए कार्य करते हैं। और इस तरीके से प्रकृति की बैलेंस यहाँ पर यथावत बनी रहती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।